प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम हॉल में बिना एलिमिनेशन टेक्निक के यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करना लगभग असंभव के जैसा है। तो आइए इस सीरीज में हम आपको एलिमिनेशन टेक्निक के साथ साथ करंट अफेयर की तैयारी भी कराएं। तो आइए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, एक सलाह आप लोगों के लिए है कि जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं इस सीरीज में, उस टॉपिक को आप लोग बहुत महत्वपूर्ण मान करके पढ़ें। ठीक है, बेसिकली यहां जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, उस टॉपिक को आप लोग गूगल करके उसके बारे में और जानकारी जरूर इकट्ठी करें, क्योंकि हमारे जो हम लोग सर्च करते हैं, जो क्वेश्चन सर्च करने का पैमाना है, जो करंट अफेयर के सिलेक्शन का पैमाना है, वो हमने पिछले 3-4 वर्षों के यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके निकाला है। हमने देखा है कि यूपीएससी करंट अफेयर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है और कहां से, किस एरिया से फोकस करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सीरीज को जैसे जितने भी अब तक हमारे वीडियो जिसमें हुए हैं, उसको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज मान करके इसको अप्लाई करते रहे। तो आइए देखते हैं लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। अब ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट काफी चर्चा में रही है। 2022 की ये रिपोर्ट है, अक्टूबर महीने की। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में वन्य जीव आबादी में साल 1970 से 2018 के बीच 69% की गिरावट दर्ज की गई है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी में कब से 1970 से 2018 के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट दर्ज की गई। और बड़ी मात्रा कितनी है? लगभग 69%। 69% वन्य जीव की संख्या घट गई। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि रिपोर्ट ने दावा किया है कि 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति से इससे पहले के मुकाबले औसत तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तो 4 में से 2 यानी 50% जीव सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसके पहले जो टेम्परेचर था, वैश्विक जो टेम्परेचर हुआ करता था, ग्लोबल टेम्परेचर, उसमें अगर 4% की वृद्धि हो गई तो पूरी दुनिया से 50% वन्य जीव, 50% जीवों की संख्या समाप्त। अब हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति से ऑलरेडी हम लोग काफी आगे अपनी टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं। और रिपोर्ट यह कहता है, ग्लोबल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, कि आपको किसी भी हालत में 4%, जो कि इससे पहले औद्योगिक क्रांति से पहले जो टेम्परेचर था उसके आसपास रखना है। उससे मैक्सिमम 4% तक अगर बढ़ा तो स्थिति खराब हो जाएगी, तो 4% से कम रखना है। यही रिपोर्ट में कह रहा है कि 1970 के बाद से लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में वन्य जीव आबादी में गिरावट विश्व में सर्वाधिक है। अब यहां पर लैटिन अमेरिका आप सभी समझते हैं, बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के बाद का जो क्षेत्र होता है, वह सभी क्षेत्र लैटिन अमेरिका का पार्ट है। और यूएसए के नीचे के जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं, जो द्वीप हैं अटलांटिक ओशन में, उनको कैरिबियाई द्वीप कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि 1970 के बाद से सबसे अधिक वन्य जीवों की संख्या में गिरावट यहीं पर देखी गई है, लैटिन अमेरिका में और कैरिबियाई क्षेत्र। अब कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा
सही है, सही को हमने घेर दिया। अब जो कि ट्रिक आप लोग जानते हैं, बेसिकली ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। ऐसे ऐसे मुद्दे आपके निगाह से ओझल नहीं होने चाहिए। ऐसे मुद्दे जैसे ही देखें आप, उनके उत्तर आपके सामने होने चाहिए। फिर भी हम बता रहे हैं, यहां देखिए पहले स्टेटमेंट में गलत होने की संभावना हमें एक जगह दिख रही है कि 69% की गिरावट हो सकता है कि 69% की गिरावट ना होकर के 50%, 40% या 70% की गिरावट हो। तो पहला स्टेटमेंट में वहां पर एक गलत होने की संभावना। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है कि यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की चेतावनी ना देकर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड की चेतावनी दी गई हो, यह हो सकता है। दूसरा कि 4 में से 2 या 50%, यह भी गलत हो सकता है कि 4 में से 3 75%, 4 में से 1 25%। तो यहां पर भी गलत होने की संभावना है। ठीक है, अब यहां पर 1970 के बाद अब ये लैटिन अमेरिका और कैरिबिया, यह भी गलत हो सकते हैं कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई में जीवों की संख्या तो कम हुई है, लेकिन यह गिरावट विश्व में हो सकता है कि सर्वाधिक नहीं। ठीक है, तो यूपीएससी जो फेमस रिपोर्ट आती है, जो हाल ही में आई होती है, उन रिपोर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वह क्वेश्चन यूपीएससी बहुत टफ बना करके पूछता है। वहां पर अगर आप एलिमिनेशन की कोशिश करते हैं तो यह आपकी असफलता है, आपके पढ़ाई की असफलता है। आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है, लेकिन समय पर्याप्त है, तैयारी की जा सकती है। अभी उतना समय है कि अगर अभी से भी आप शुरुआत करें तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्रारंभ से शुरू करके उसको पास किया जाए। ठीक है, तो बिना उम्मीदों को हारे इस पथ पे आगे बढ़ते रहना। आइए देखते हैं बेसिकली जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है। पहले तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। ये कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि, और इससे पता भी चलता है कि आप अपने पढ़ाई को लेकर के कितने सिंसियर हैं। अगर आप खुद भी इस बात को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सर क्या कमेंट करेंगे, मुझे तो आता है ना, छोड़ दो कमेंट। ये आपको ऐसे एटीट्यूड में नहीं आना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, हाँ आता है, बिल्कुल कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एटीट्यूड ऐसी बन जाएगी कि आप जो नई चीज जो नहीं जानते हैं उसको जानने के लिए तत्काल गूगल सर्च करेंगे। तो अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाइए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है इसका कमेंट में जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं बता देता हूं कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में बताया गया है कि 1970 से लेकर के 2018 के बीच में दुनिया में 69%, ये कितनी बड़ी आबादी है, वन्य जीवों की आबादी नष्ट हो, समाप्त हो गई। इतनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव वन्य जीवों पर पड़ रहा है, यह अपने आप में चिंता है। आप इस स्टेटमेंट को अपने मेंस के एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं, अपने एसे में कोट कर सकते हैं, इवन अपने ऑप्शनल में भी कोट करके समस्याओं को दिखा सकते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति, तो दुनिया की 4 में से 2 नहीं बल्कि 4 में से 3 3 प्रजातियां, 4 में से 3 प्रजातियां का अर्थ क्या है कि पूरे दुनिया की 75% वन्य जीव की जो आबादी है वह सदा के लिए पृथ्वी से समाप्त हो जाए। और हम लोग उसी के बहुत नजदीक है। कितनी नजदीक है देख लीजिए कि ऑलरेडी हमारे यहां 69% आबादी समाप्त हो गई है। ऑलरेडी 69% आबादी समाप्त हो गई है। इसका मतलब कि हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नजदीक पहुंच चुके हैं, और अगर थोड़ी सावधानी नहीं रखी तो ये 69% ये भी खत्म हुई है। बहुत जल्दी हम अपने पूरे विश्व से 75% वन्य जीवों की आबादी को कम कर लें। ठीक है, और 1970 के बाद से दुनिया में सबसे अधिक वन्य जीवों की संख्या में अगर कहीं कमी आई है तो वह गिरावट कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में ही आई है। यह जानकारी भी आपको, ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ही समझिए कि आप लोग जाकर के लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जरूर पढ़ लेंगे।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर सेकंड गलत है तो पहला और तीसरा। और इसका ट्रिक ये है कि जो मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में एक से अधिक ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर कि गलत होने की संभावना है। पहले स्टेटमेंट में हमें 1 पॉइंट मिला 69%, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में हमें 2 पॉइंट मिले 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 50%। तो अगर 3 स्टेटमेंट है, ऐसा यूपीएससी में एक्सपीरियंस किया गया है कि अगर 3 स्टेटमेंट है या 2 स्टेटमेंट है, उनमें से इस स्टेटमेंट में अधिक ऐसे पॉइंट हैं जो निश्चित पॉइंट है, जो फैक्ट है, तो जिनकी संख्या फैक्ट की अधिक होती है जिस स्टेटमेंट में, वह स्टेटमेंट गलत होने के लिए अधिक। ठीक है, तो यहां पर 2 में 2 पॉइंट गलत होने के लिए थे, तो ये दोनों इसी में गलत होने की संभावना थी। और इस तरीके से 2 गलत करके आप 1 3 करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में ही, अक्टूबर में ही ये भी आई है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में क्या है कि यह इसमें 121 देशों की रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है। अब मुझे ये बताना अगर पड़ जाए और आपको ये नहीं पता हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आया है, का मतलब है कि आप सच में अभी करंट अफेयर, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो शुरुआती तैयारी के चरण में ही स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। ये तो इतना फेमस रिपोर्ट है। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि भारत का रैंक 2022 में कितना है? 107वां। ठीक है, अब यहां पर देखिए गलत कहां हो सकता है? भारत का रैंक गलत हो सकता है। ठीक है, यहां पर जो नंबर ऑफ कंट्रीज शामिल किए जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये भी गलत हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट है जहां पर कि गलत होने की संभावना। सेकंड स्टेटमेंट, जीएचआई का स्कोर 4 संकेतकों के मूल्यों पर मापा जाता है। कह रहा है कि इसमें 4 संकेतक देखे जाते हैं। कौन कौन? पहला है कुपोषण, इसमें शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर। कह रहा है कि ये 4, एक पहला कुपोषण जिसमें संपूर्ण कुपोषण, दूसरा शिशुओं में भयंकर कुपोषण, तीसरा बच्चों के विकास में रुकावट और चौथा बाल मृत्यु। इन 4 संकेतकों पर किसी देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला है, ऐसा स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के विकास में रुकावट व बाल मृत्यु दर के पैमाने पर भारत की स्थिति में धीमा सुधार हुआ है। और कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बेसिकली जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट में हमने, जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे बड़ा झटका सा लगा। और झटका इस बात का लगा कि साउथ एशिया में केवल अफगानिस्तान को छोड़ करके, अफगानिस्तान को जिसका की रैंक है 109, उसको छोड़ करके साउथ एशिया के सभी देशों का रैंक भारत से आगे। अब सोचिए श्रीलंका 64 के आसपास है, मतलब 64 रैंक है श्रीलंका का, जबकि श्रीलंका की स्थिति कितनी खराब थी हमने देखा था। उसके बाद श्रीलंका के बाद नेपाल 81वां रहता है, बांग्लादेश भी समथिंग इसी के आसपास है, इवन पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है और वो 99 रैंक के था। पाकिस्तान का रैंक 99 था। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो भुखमरी की संख्या, जो समस्या है, वो साउथ एशिया में सबसे अधिक है। और अगर हम बात करें टोटल इस रिपोर्ट के आउटकम की, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो गंभीर कुपोषण की स्थिति है, वर्तमान में कुल जनसंख्या की लगभग 19%, अगर एग्जैक्ट डेटा में बात करें तो 19.3% पॉपुलेशन भारत की कुपोषित है, ऐसा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। और यही इंडेक्स तुलनात्मक अध्ययन करता है और बताता है कि जबकि 2014 में भारत की जनसंख्या का मात्र 15.1% भाग ही कुपोषित था। का मतलब है कि जो बाद के दौर में और 2015 के बाद से भारत में कुपोषण की स्थिति बढ़ी है, ऐसा ग्लोबल हंगर
इंडेक्स 2022 में यह कितना पहुंच गया है? 19.3%। तो 19.3%, हालांकि इसके 19.3% होने के पीछे का कारण, एक बहुत बड़ा कारण कोरोना का फैक्टर भी रहा। 2020 के बाद से बहुत सारे बच्चों में या बहुत सारे क्षेत्रों में अनाज और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित, तो वह भी एक बड़ा कारण था जिसमें कि हमारे यहाँ कुपोषण की स्थिति में अधिक देखी गई। लेकिन फिर भी ये तो स्पष्ट है ही कि हमें, हमारे यहाँ कुपोषण बढ़ी है, मतलब सरकारें कितना भी बड़ा दावा करें, कुपोषण को समाप्त करने में सरकारों का जो प्रयास है वह अभी भी सक्षम और सुदृढ़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस रिपोर्ट में एक बात जो कि अच्छी आई है वो ये है कि, और अगर आप लोग ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इस रिपोर्ट में जो 4 संकेतक हैं, ये चारों के चारों संकेतक आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो सही है। इस रिपोर्ट में एक ही बात बहुत अच्छी हुई है कि भारत में जो बच्चों के विकास में भारत की जो प्रगति रही है वह साउथ एशिया में बहुत अच्छी। इवन भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी तीव्र प्रगति की है। तो यहां पर बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर के पैमाने पर अगर हम देखें तो भारत की स्थिति में धीमा नहीं बल्कि तीव्र सुधार देखा है। ठीक है, तो यहां धीमा एक निश्चित फैक्ट था, तो निश्चित फैक्ट था, इसके गलत होने की संभावना थी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे में आपको एलिमिनेशन नहीं लगाना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। करंट अफेयर में जो प्रमुख इंडेक्सेस हैं, जो प्रमुख रिपोर्ट है, इनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इसका आंसर क्या हो गया? अगर 3 गलत हो गया तो इसका आंसर हो गया 1 एंड। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारत द्वारा आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी से स्वदेशी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह कह रहा है कि भारत ने हाल ही में आईएनएस अरिहंत से क्या परीक्षण किया है? स्वदेशी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, 2 प्रकार के मिसाइल होते हैं। देखिए, मिसाइल, इसको 2 भाग में हम बांट लेते हैं। एक बैलिस्टिक होता है और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। दरअसल क्रूज मिसाइल की विशेषता यह होती है कि यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए, सतह से 100, 200, 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए जाता है, इसीलिए इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। सतह से सटा, ठीक है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वह एक बार पृथ्वी की कक्षा को पार करते हुए आकाश में जाता है और फिर वापस अपने निशाने पर जाता है। तो जो क्रूज मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल की विशेषता होती है कि इसको हम चलाने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके रास्ते में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने टारगेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अगर एक बार मार दिया तो फिर अब मार दिया, अब यह जाकर के सीधे अपने टारगेट पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। मारो, फायर करो और भूल जाओ, अब यह जाकर लगेगा, बीच में आप इसको कुछ नहीं करो। जबकि जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल को आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसके टारगेट बदल सकते हैं, यह जीपीएस की सहायता से फायर करता है। तो क्रूज मिसाइल में हम सभी जानते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अग्नि मिसाइल पढ़ा है ना। तो जो अग्नि सीरीज है वह पूरी की पूरी अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रकार है। और क्रूज मिसाइल में आप सभी ने अगर पढ़ा होगा, रूस और भारत के सहयोग से एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि नाम बता देना आसान है, लेकिन आप लोग भी कमेंट में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भारत और रूस ने मिलकर के एक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट किया है, जो कि भारत में यूज की जाने वाली सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे
ठीक है, मैं एक थोड़ा हिंट कर देता हूं कि भारत और रूस की दो नदियों के नाम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी से स्वदेशी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दूसरा, भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रिशक्ति पूरी हो चुकी है। परमाणु त्रिशक्ति का मतलब होता है कि अब भारत आकाश, सतह और समुद्र तीनों जगह से परमाणु हथियारों का प्रक्षेपण कर सकता है। भारत जल, थल और आकाश तीनों से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत अब तीनों जगह से परमाणु हथियारों का प्रक्षेपण करने में सफल हो चुका है। तीसरा, भारत के पास फिलहाल एकमात्र न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन आईएनएस अरिहंत है, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब जो न्यूक्लियर ट्रायड है इसके बारे में एक जानकारी बता देता हूं कि दुनिया में मात्र 5 ही देश थे भारत से पहले जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड थी, अर्थात वो सतह, हवा और जल तीनों जगह से न्यूक्लियर फायर कर सकते, और वे थे P5 वाले देश, अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। लेकिन अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो चुका है और भारत भी न्यूक्लियर ट्रायड का मेंबर बन चुका है। तो भारत न्यूक्लियर ट्रायड बनने वाला दुनिया का छठा देश बना, और भारत ने 2008 में आईएनएस अरिहंत को इसको लॉन्च किया था। लेकिन इसको लॉन्च करने के बाद इस पर भारत ने पहली बार 2022 में स्वदेशी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आईएनएस अरिहंत पर भारत ने सफल परीक्षण करके और अब भारत दुनिया का छठा देश बन गया जो कि समुद्र से भी परमाणु हथियार का संचालन कर सकता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कहां पर गलत हो सकता है, कौन सा सही है। तो भारत फिलहाल, अब यहां से आप लोगों को पता चल गया होगा कि पहले वाले स्टेटमेंट में गलत होने वाला कुछ भी नहीं है। पहला वाला एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, सेकंड वाला भी एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, भारत को ऐसे सकते। तो इसका मतलब है कि थर्ड में ही कुछ गलती होने की संभावना है। तो यह थर्ड में जो गलत हो सकता है वह 2008 गलत हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, डिजिट है। डिजिट अक्सर यूपीएससी गलत देता है, तो हम भी आपसे क्यों सही पूछे, ठीक है। तो ये 2008 गलत है और यहां पर 2009 है। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन गलत है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में गिरावट दर्ज की, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसमें प्रमुख फसलों के हिसाब से मोटे तौर पर देश को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया। अब यह सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भारत में कृषि के आधार पर, कृषि क्षेत्र के आधार पर भारत को 8 भागों में कौन विभाजित करता है, आईसीएआर। यूपीएससी ने पूछा था कि भारत को मौसम के आधार पर, नहीं कुछ और कोई आधार था, कितने आधारों पर बांटा गया है, शायद जलवायु के आधार, जलवायु ही था शायद, तो जलवायु के आधार पर पूछ लिया था। तो यहां पर आईसीएआर ने भारत को फसलों के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा है, तो यहां पर थर्ड, मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी के चलते उत्पादकता पर कोई विशेष प्रभाव, उत्पादकता पर विशेष प्रभाव पड़ा है। कोई विशेष कह रहा है कि मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी हुई है और इसके चलते उत्पादकता पर विशेष प्रभाव पड़ा है भारत में, ठीक है। जबकि चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि गेहूं की खेती के प्रमुख राज्यों में उत्पादकता घटने के बावजूद देश में गेहूं की कुल पैदावार में साल दर साल में वृद्धि हुई है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न के पूछे जाने के पीछे आप लोग लॉजिक समझ सकते हैं कि वर्तमान में भारत में कृषि की दशा और दिशा से प्रश्न पूछे, ठीक है। तो ऐसे में कृषि के बारे में जो जानकारी होगी, जो एग्रीकल्चर के बारे में जो आपको पढ़ाया गया होगा, या जो भी अन्य सोर्स होंगे आपके पढ़ने के, वहां से जरूर तैयार कर लें।
क्योंकि 2020-21 में यूपीएससी ने यहां से 8 से 9 क्वेश्चन, आगे भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ने की संभावना। अब यहां पर देखिए, गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही और ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कि आईसीएआर ने भारत को 8 कृषि क्षेत्रों में बांटा है, यह स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते उत्पादकता पर विशेष प्रभाव पड़ा है, यह स्टेटमेंट गलत है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हुई है, लेकिन अभी भी उत्पादकता पर बहुत विशेष प्रभाव भारत में नहीं पड़ा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत था। और यह भी ध्यान रखना है कि प्रमुख राज्यों में गेहूं की उत्पादकता घटी है, लेकिन उसके बावजूद भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। गेहूं की उत्पादकता घटने के बावजूद उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि गेहूं के क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। ठीक है, जहां पहले किसी छोटे क्षेत्रों में गेहूं की खेती होती थी, अब गेहूं के क्षेत्र बड़े हैं, इसीलिए उत्पादकता घटने के बावजूद, और सभी क्षेत्रों में उत्पादकता नहीं घटी है, कुछ प्रमुख राज्यों में के बावजूद गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा कहां है? यह सही होगा। ठीक है, यहां ये क्वेश्चन देखिएगा, पहला स्टेटमेंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा। गुजरात का मेहसाणा जिले में स्थित मोढेरा गांव, इसको भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गुजरात का मेहसाणा जिला का मोढेरा गांव। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान के मोढेरा गांव में स्थित। थर्ड, यह मंदिर प्रतिहार शासकों ने निर्मित करवाया। प्रतिहार शासकों ने यह मंदिर का निर्माण करवाया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह स्टेटमेंट, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जिनको भी थोड़ी सी भी आर्ट एंड कल्चर, जिन्होंने थोड़ी सी पढ़ी होगी, बेसिकली जिन्होंने एनसीईआरटी की कोई भी किताब पतली सी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वो स्टूडेंट इसका आंसर जरूर कर देगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत फेमस सूर्य मंदिर है, क्योंकि गुजरात में ही है, मोढेरा में स्थित। सेकेंड ऑप्शन में कुछ गलत होने के लिए लगता नहीं है। पहले स्टेटमेंट में गलत हो सकता था कि मोढेरा गांव के स्थान पर कोई और पहला गांव है जो कि 100% सोलर एनर्जी से, लेकिन चूंकि पहले स्टेटमेंट के बाद सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट भी मोढेरा से ही जुड़े हैं, इसका मतलब है कि मोढेरा महत्वपूर्ण था, इसीलिए पहले और दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में मोढेरा की ही चर्चा। इसका मतलब कि मोढेरा पहला है, तभी मोढेरा की बार बार चर्चा की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपको सोचना कैसे है। आप अगर मेरे तरीके से सोचने लगेंगे तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होने लगेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में आइए। मैं मानता हूं कि आप लोगों को पहला और दूसरा अगर नहीं पता है तो भी थर्ड स्टेटमेंट, यह मंदिर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। अब गुर्जर प्रतिहार शासक कहां हुए थे? ये राजपुताना में हुए थे। और गुजरात में किस राजवंश का शासन हुआ करता था? अगर आप लोग गुजरात के राजवंशों के बारे में जानते हैं तो आप लोग जरूर जानते हैं कि गुजरात में चालुक्यों का शासन हुआ करता। ठीक है, और चालुक्य शासकों ने ही गुजरात में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो ऐसे आपको एक बेसिक सी जानकारी कि गुर्जर प्रतिहार कहां हुआ करते थे। भाई, हम सभी जानते हैं कि भारत में, उत्तर भारत में कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इसमें बंगाल से पाल आए थे, राजपुताना से गुर्जर प्रतिहार आए थे, और दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट आए थे। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में अगर कोई स्टूडेंट जानता है, सपोज करो कि वो ये नहीं जानता है कि प्रतिहार राजवंशों ने इसका निर्माण करवाया कि नहीं करवाया, लेकिन वो ये त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा है, तो उसे पता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कहां से आए थे? राजपुताना से। जबकि बात कहां की हो रही है? तो भाई वहां पर इसका मतलब कि गुर्जर प्रतिहार नहीं थे। यही कह रहा हूं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो सीधे सीधे वो नॉलेज भले एग्जाम में कभी हो सकता है नहीं काम आए, लेकिन अगर नॉलेज है तो पेरिफेरल रूप से आपके काम जरूर आएगा। ठीक है, इसीलिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करने पर जरूर ध्यान दें। तो इसका आंसर हो गया 1 एंड। ठीक है,
यहां पर यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम एक जरूर शामिल करते हैं ताकि आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी के क्वेश्चन के माध्यम से सिखा सके। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये स्टूडेंट एग्जाम में जा रहा है तो एक बेसिक सी जानकारी होगी, सिर्फ बेसिक जानकारी से कैसे वो इस क्वेश्चन को सही कर सकता है, और बेसिक जानकारी नहीं भी है तो भी कैसे वो सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चनों को सही कर। पहला कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, जैसे ही नहीं बोला आपको घेर दे। ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। भाई हमारे यहां संविधान का आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का कोई भी बेसिक स्टूडेंट जो फंडामेंटल राइट पढ़ता है वो लक्ष्मीकांत की किताब में आर्टिकल नंबर 18 जब पढ़ता है तो उसमें वह तुरंत वहीं पर लिखा हुआ है कि लेकिन पद्म पुरस्कारों को क्या कहा जाता है? संविधान के अंतर्गत उपाधियां नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। चलिए हमने माना कि आपको पहला आर्टिकल 18 याद नहीं है, चलो मैंने मान लिया कि आपको इतना भी नहीं पता है कि संविधान का अनुच्छेद 18 क्या है। चलिए पहला छोड़ देते हैं, सेकंड पे आते हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तो यहां पर देखिए कितने फैक्ट हैं। पहला वर्ष बता दिया 1954, एक फैक्ट। हो सकता है 55 हो सकता है 53 हो सकता है 50 हो। दूसरा, केवल एक बार अब तक निलंबित किया गया है, पद्म पुरस्कार को केवल एक बार रोका गया। भाई इतना तो आप सभी को पता है कि जैसे ही केवल शब्द आता है तो मैक्सिमम केस में वो गलत ही होता है। हमने कहा कि आपने बिल्कुल नहीं जानते हैं इसके बारे में, फिर कैसे सही होगा? तो केवल जैसे ही आया आपने सोच लिया कि अब तो ये गलत ही होगा, कि केवल एक बार तो नहीं हो सकता है 2 बार 3 बार होगा, लेकिन केवल शब्द है तो गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। मतलब कि एक वर्ष में अधिकतम 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। आपको मैंने कहा कि चलो आपको ये पता नहीं है कितने लोगों को दिया जा सकता है। पहली बात, यह एक डिजिट है, तो डिजिट 5 है तो डिजिट के गलत होने की संभावना है। दूसरा, आप ये सोचिए कि क्या कभी कोई ऐसा आपको 5 नाम याद है कि किसी साल 5 लोगों को दिया गया? कि भारत रत्न बहुत सारे लोगों को नहीं दिया जाता है, और 5 पुरस्कार अगर 5 भारत रत्न किसी को एक साल दे दिए जाए तो वो बहुत अधिक समय तक पढ़े जाने वाला मेन फैक्ट बन जाए। हमें याद नहीं है कि किसी एक साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया, इसका मतलब कि शायद 5 नहीं दिया। रिसेंट में हमने देखा है कि जब से ये एनडीए सरकार आई है इसने 3 लोगों को अधिकतम दिया है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूं, दूसरा एक भूपेन हजारिका जी थे, और तीसरा और कौन थे? मुखर्जी जी शायद थे। तो 3 लोगों को अधिकतम दिया गया था। तो यहां पर जैसे ही डिजिट दिखा, डिजिट क्या होता है? गलत होता है। अब कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो 2 और 3 तो डेफिनेटली सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि केवल 1 और 2 गायब, 1 और 3 गायब, अब बचा 2 और 3 और 1 2 3। तो यहां पर 2 3 आपने गलत मान लिया बिना जानकारी के, सिर्फ ऑप्शन को इलिमिनेट करने की टेक्निक से। अब आपको एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन बताना है, अनुच्छेद 18(1) अगर ये आता है आपको तो यह तो आप निश्चित रूप से सही करेंगे, क्योंकि अब तो आप 50% एलिमिनेट कर ही चुके हैं। नहीं भी आता है तो भी आप 50% तो एलिमिनेट कर ही चुके हैं। लेकिन यह तो उम्मीद है मुझे कि हर स्टूडेंट को आता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करता है वो पहले पॉलिटी ही पढ़ता है, और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट ही पढ़ता है, तो सबको पता होता है। तो ये 18(1) के अंतर्गत उपाधियां नहीं मानी जाती है, यह भी गलत है। तो इस तरीके से इसका मतलब है
कि तीनों के तीनों सही नहीं है, और यही आंसर है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यूपीएससी के जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक है, वह आपसे यह डिमांड नहीं करती है कि आप खूब मास्टर होकर के, भाई आप खुद पे भरोसा करिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित नगरों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। अब ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के नगर दिए गए हैं, पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन, कैनबरा और डार्विन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब इनको क्या करना है, उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना। आइए देखते हैं, यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है, यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन्स है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। अब यहां से कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगर हैं जो आपको दिख रहे होंगे। देखिए यहां पर डार्विन शहर है ऑस्ट्रेलिया, इधर यहां पर आपको दिख रहा है ब्रिस्बेन। बेसिकली ब्रिस्बेन वहां का, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं के सबसे बड़े मंडी के रूप में जाना जाता है, वहां से ही ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे गेहूं का निर्यात करता है। इधर देखिए उसके ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे आपको पर्थ दिख रहा होगा। पर्थ बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो टेनिस होता है, उसका सबसे बड़ा सेंटर पर्थ ही है। पर्थ में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैक्सिमम गेम होता है। इधर देखिए ब्रिस्बेन के नीचे यहां पर सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक शहर सिडनी, और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, अब इन पांचों को आपको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो सबसे नॉर्थ में तो आपको डार्विन दिख रहा होगा, फिर आपको चूंकि ये लैटिट्यूड के साथ बनाया गया है तो आपको इधर उधर कुछ सोचना नहीं है। डार्विन के बाद आपको ब्रिस्बेन दिख रहा होगा, उसके बाद आपको सिडनी और पर्थ में पर्थ थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा। तो डार्विन, ब्रिस्बेन, पर्थ, सिडनी और सबसे लास्ट में कैनबरा। ठीक है, यहां पर देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेट अर्थात ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी। इधर देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी। इधर देखिए बास स्ट्रेट, यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है बास स्ट्रेट, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के पूर्व में तस्मान सागर है। ठीक है, यहां थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का प्रायद्वीप है इसे कहते हैं केप यॉर्क प्रायद्वीप। तो ये कुछ प्रमुख है, बाद में आपको ऑस्ट्रेलिया से जो मैकडोनल्ड रेंज है और जो प्रमुख डिजर्ट है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, विक्टोरियन डिजर्ट, ठीक है, सनामी डिजर्ट, टोटल 5 डिजर्ट है, और सैम्पसन डिजर्ट। इन पांचों मरुस्थल का नाम भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद ये हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको बता दी। अब आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में सबसे पहले क्या है, डार्विन। इसका मतलब कि 5 सबसे पहले होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और आपका आंसर आ गया डी 5। 5 के बाद 3 है, इसका मतलब ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन के बाद 1 पर्थ, सिडनी, फिर कैनबरा। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने वर्ल्ड मैपिंग देखी। अब आइए इंडिया की मैपिंग की ओर आते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह पूछा जा सकता है। देखिए गोवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा है और जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, पुर्तगालियों ने दिसंबर 1961 में इसे भारतीय प्रशासन को सौंप दिया था। पुर्तगालियों ने सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर कब्जा किया। कहता है उपयुक्त कथनों से कौन सा सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि पुर्तगालियों ने जब गोवा में हमला किया था तो उस समय गोवा पर किसका आधिपत्य था, उस पर गोवा पर बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का आधिपत्य। पुर्तगालियों ने दिसंबर 1961 में गोवा छोड़ दिया और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं आपको आपके स्टेटमेंट को लाइक कर दूंगा और अगर गलत रहा तो मैं कमेंट में सही आंसर भी बता दूंगा। ठीक है,
तो इस तरीके से इस सीरीज को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम बहुत साहस के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।